उत्तर प्रदेश विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। और मुद्दों के अनुरूप इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना जो सदन का महत्व ही इससे बढ़ता है। मैं उन सभी सदस्यों को, जिनमें 28 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से इस पूरी चर्चा में भाग लिए हैं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से 6 माननीय सदस्यों ने और निर्दलीय समूह की ओर से हमारे अलग अलग माननीय सदस्यों ने 6 अन्य माननीय सदस्यों ने भी, जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ अन्य शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, इन सब ने भी चर्चा में भाग लिया है। मैं इन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरी चर्चा में आज मैं भाग लेने के लिए यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। महोदय, 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संविधान सदन में एक भाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। भाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोडमैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवैधानिक सदन को संबोधित करती है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध आप पक्ष समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है संवैधानिक दायरे में रहकर के, संवैधानिक पक्षों को लेकर सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत होई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत होई, लेकिन ना मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, ना आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार में मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों सदनों में उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति या सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभाव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते। लेकिन आप लोगों ने इससे इतर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था
इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान समेत सदन में देखने को मिला है। महोदय, सदन में बहुत सारी चीजें महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कही थी और जिसमें मैं दोनों सदनों के भाषण को, खासतौर पर विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों के भाषण को सुनता है। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने इस सदी के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए इस सदी का जो सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के बारे में चर्चा की। महाकुंभ का आयोजन यहां सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छीपाकशी करते हैं। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। आपने इन तीनों अवस्थाओं से देखा होगा। हमने जब चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष तो इसी काम के लिए। लोग कहते क्या सफल हो जाओगे? हम कहते जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग तब भी हमारा उपहास करते थे। फिर जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा, इन्होंने कहना शुरू किया कि क्या मंदिर बन जाएगा। उसमें रोड़े अटकाने प्रारंभ किए, विरोध करना प्रारंभ किया, तमाम प्रकार के रणनीतिक टिप्पणियां प्रारंभ की। और जब वह भी आगे बढ़ा, तमाम दलीलों के बाद अंततः कहने लगे कि राम तो सबके हैं। तो हम देखा तब भी हम बोल रहे थे कि राम तो सबके हैं। जब हम लोग आपको भी कहते थे कि इस आंदोलन में विरोध मत करो, उपहास मत उठाओ, और राम सबके हैं, ये तो सबके बाद सबने सोच ही लिया, सबने जान ही लिया है कि राम तो सबके हैं, हर व्यक्ति उतावला दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुंभ की नीति, महाकुंभ की तैयारी के साथ जब हमारी टीम वहां पर गई थी और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के कुंभ में भी उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट वहां गया था और इस बार पूरा मंत्रिमंडल वहां गया था। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं पे आत्ममंथन किया और इसे वैश्विक स्तर के बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के उस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, चाहे आप चिंता कर रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को
उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, ये उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। और विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तुरंत तक कहे ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सलाह करिए, तो यह भी उनकी स्वीकृति को भी प्रमाणित करता है। तो मैंने कहा ये तीनों स्थितियों के बारे में वहां पर हम सबको देखने को मिला और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई। कुंभ के बारे में बहुत सारे लोगों ने जो टिप्पणी की, उन सब की टिप्पणियां अपनी जगह हैं और सबने अपनी बात को अपने तरीके से कहा। जिसकी जो दृष्टि थी उसको वहां की सृष्टि वैसे ही नजर आई और इन दोनों आयोजनों ने उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। देखिए कितने श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि 52 दिनों में अयोध्या धाम में पहुंचे हैं 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी। गोरखपुर भी देखिए, आज मैं इन बातों को देख रहा हूं। एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। ऐसे तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का भावना ये है नया उत्तर प्रदेश। और उसके तहत जो आयोजन आज के दिन पर वहां पर देखने को मिले हैं, उसमें हम लोग इस बात को अनुमान लगा सकते हैं कि अयोध्या में आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो अलग अलग समय में श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है, अलग अलग उसमें वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ उनके पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यहाँ 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में समाहित, एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया और काशी में भी कमोबेश यही स्थिति वहां पर देखने को मिली है। आपको मैं कुछ और भी आंकड़े बताना चाहूंगा कि 24 में मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थयात्री, वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा है। मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़, तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ में 73 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे हैं 2024 में और 2025 तो सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। और इसीलिए जब मैं इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो महोदय मुझे कुछ चीजें बहुत उसके साथ बोलनी है कि जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आंकलन और सचमुच प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और उसमें मुझे एक बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छा मुझे आर्टिकल भी मिला जो एक बहुत अच्छी टिप्पणी की गई थी, उसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूंगा
उसमें एक सज्जन ने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर विश्वमन के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी बजबजाती बाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आए। हर उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण को परिभाषा करता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। एक तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाज छोड़ देने वाले बेटे रहे, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान करने वाली बहू भी रही। लेकिन सनातन विरोधियों की नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मुझे एक ऐसे सज्जन भी वहां देखने को मिले जो हमारी डिजिटल व्यवस्था को लेकर भी कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा डिजिटल कुंभ कर दिया है कि मैं जानबूझ करके अपनी पत्नी को वहां छोड़ा 3 बार और तीनों बार मिल गई फिर से। लगता है समाजवादी रहा होगा, क्योंकि डिजिटल कुंभ का आपसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल भाषे मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वाला। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा।